गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे कि हम सोल्व करते हैं जेट ICAR BHU की लाइव टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 5 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो आई बटन पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई निम्न के द्वारा की जाती है, अर्थात सबसे ज़्यादा किन सोर्सों से सिंचाई की जाती है, ये आपको बताना है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बता जाएगा। ठीक है, तो पहले बताइए जल्दी से, कूप व नलकूपों के द्वारा, पानी की तालों के द्वारा, सिंचाई नालियों के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि सबसे ज़्यादा किन सोर्सों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई करने के लिए। कूप व नलकूपों का, पानी की तालों का, सिंचाई नालियों का, फिर इनमें से कोई नहीं। जहाँ अगर आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सिंचाई सोर्स, ठीक है, चाहे वो रबी के दौरान हो या फिर खरीफ के दौरान, सबसे ज़्यादा लिया जाता है यहाँ कूप व नलकूपों के द्वारा। ठीक है, राजस्थान की अगर बात की जा रही है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई सोर्सों का प्रयोग कैसा है, वो कैसा है, कूप व नलकूपों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, राजस्थान के किस जिले में, ठीक है, राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो ये आपको बताना है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही और झालावाड़। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में, ठीक है, जिले के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही और झालावाड़। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर झालावाड़। तो यहाँ अगर आपसे बताए जिले में, तो यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखना कि अगर आपसे बताए किसी जिले में, तो जिले में सबसे ज़्यादा कौन से में होती है, यहाँ झालावाड़ में होती है। और कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा था कितनी होती है झालावाड़ में वार्षिक वर्षा, तो ये होती है 100 सेंटीमीटर की समथिंग। लेकिन अगर आपसे पूछता है यहाँ कि यानी किसी स्थान की अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, किस जिले में, ठीक है, जिले की अगर बात की जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, झालावाड़ होगा। और अगर यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ स्थान के बारे में, ठीक है, जिला की जगह आपको अगर मान लीजिए राजस्थान के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा वो देखने को मिलती है, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, माउंट आबू सिरोही। यार हाँ, माउंट आबू सिरोही। यार हाँ, एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा है स्थान के बारे में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, माउंट आबू सिरोही होगा। लेकिन अगर बात की जाए जिले की, तो जिले में कौन सी होती है, यार हाँ, झालावाड़ होती है, जिसमें यार 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए माउंट आबू सिरोही में, तो इसमें 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 150। कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर इसमें वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है यार हाँ, कि अगर बात की जाए स्थान की, तो स्थान में तो कौन सा होगा, माउंट आबू सिरोही। और अगर बात की जाए जिले की, तो जिला कौन सा होगा, झालावाड़। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार फसल की जगह है कौन सी फसल ने ले ली है। ठीक है, यहाँ पर यानी किसको ट्रांसप्लांट यानी इसकी ट्रांसफर कर दिया गया है कि इसको नहीं ग्रो करते बल्कि दूसरी फसल को ग्रो करते हैं। तो वह कौन सी क्रॉप है जिसे लिया जाता है ज्वार की जगह, ये आपको बताना है। जल्दी से आएंगे कि स्पेशल एरिया भी आपको दे रखा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ज्वार की जगह किस फसल को लिया जाता है, ग्वार को, पर्ल मिलेट को, मूंगफली को या फिर सोयाबीन को। जल्दी से आएंगे किस फसल को ग्रो किया जाता है ज्वार फसल की जगह, ग्वार को, पर्ल मिलेट को, मूंगफली को या सोयाबीन को। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए ज्वार की, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान होता है, तो उसमें यहाँ ज्वार को ग्रो नहीं किया जाता बल्कि किसको लिया जाता है, सोयाबीन को लिया जाता है। ज्वार की जगह यहाँ कि ज्वार को ग्रो नहीं किया जाता बल्कि क्या करते हैं, सोयाबीन को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है, अर्थात यहाँ जो सबसे बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी किस्म है जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा उपज ली जाती है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये आपको बताना है कि मैक्स 13 होती है, मोनिटर होती है, JS 335 होती है, JS 7105 होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि यहाँ अधिक उपज देने वाली कौन सी ऐसी किस्म है जिसे यहाँ सबसे बड़े क्षेत्र पर, सबसे बड़े एरिया पर उसे ग्रो किया जाता है, कौन सी होती है, मैक्स 13 होती है, मोनिटर होती है, JS 335 होती है, JS 7105 होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए जल्दी से, किन में से सबसे ज़्यादा उपज किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ अगर बात की जाए अधिक उपज देने के बारे में, तो अधिक उपज यहाँ मोनिटो के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा गौरव और मोनिटो। ठीक है, ये दो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है जिससे क्वेश्चन पूछा आता है हमेशा, गौरव और मोनिटो। यार हाँ, गौरव और मोनिटो किसकी किस्म होती है, सोयाबीन की होती है। और अगर बात की जाए उपज के बारे में, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ अधिक उत्पादन भी दिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है इनसे कि गौरव और मोनिटो किसकी वेराइटी होती है, सोयाबीन की होती है। और अगर बात की जाए इनसे उत्पादन, तो इनसे उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से, आम की बोनी किस्मों के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, अर्थात है कि वो जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, ये आपसे पूछा गया है।
और यहाँ पर आपसे फुट में पूछा गया है, ठीक है, मीटर में नहीं पूछा गया बल्कि फुट में पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना कि आम के बोनी किस्मों के पौधे कितनी दूरी पर लगाए हैं, ठीक है। फुट में पूछा गया है 15x15 की, 25x25 की, 30x20 की या फिर 15x25 की। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है बोनी किस्मों के लिए, तो जल्दी से बताएंगे बोनी किस्मों की जो पौधे हैं इनकी मध्य दूरी क्या रखी जाती है, 15x15 फुट, 25x25 फुट, 30x25 फुट या फिर 15x25 फुट। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है फुट के बारे में, ठीक है, जो फुट के बारे में अगर आपसे पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा, 25x25 फुट। कौन सा होता है यार, 25x25 फुट। और अगर बात की जाए यार एक फुट में, सॉरी 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है यार। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, मीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो यार 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.38 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 38 फुट होते हैं। मतलब डायरेक्ट याद रखना कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। कितने होते हैं, 3 फुट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ये हमने पहले भी किया लिया है क्वेश्चन, ये क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से पाएंगे दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव या फिर हिसार। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव या फिर हिसार। जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर आपसे है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो ये कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, यहाँ गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉम में, यार हाँ कोलेस्ट्रॉम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार हाँ, कि कोलेस्ट्रॉम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यार हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कोलेस्ट्रॉम से, और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कोलेस्ट्रॉम में सबसे ज़्यादा होता है खनिज और विटामिन होते हैं, लैक्टोज होता है, वसा होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। जल्दी से कहेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन सा होता है कोलेस्ट्रॉम में, किस में, खनिज और विटामिन होते हैं, लैक्टोज होता है, वसा होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। जल्दी से कहेंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात कीजिए सबसे ज़्यादा तो कौन सा कंटेंट होता है, खनिज और विटामिन पाते हैं। कौन सा होता है, खनिज और विटामिन होते हैं। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कोलेस्ट्रॉल में खीस। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है इससे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा पशु को ब्याने के बाद जो फर्स्ट मिल्क प्राप्त होता है हल्के पीले रंग का, तो उसे बोला है कोलेस्ट्रॉल में खीस बोला है, ठीक है। सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं एक एक। तो उसे बोला है खीस। याद हुआ कि पशु के ब्याने के जस्ट बाद जो दूध निकाला जाता है जो कि क्या होता है, हल्के पीले कलर का होता है, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल या खीस होता है। सेकंड पॉइंट बनता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है तो इसके जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट इससे पूछा जाता है यार कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल यार कितना पिलाना चाहिए, जो बछड़ा होता है तो उसे कितना पिलाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यार हाँ बछड़े का 10% भाग, ठीक है, मान लीजिए 1/10 हिस्सा, ठीक है, उसके जो वजन होता है उसका 10वां पार्ट, ठीक है, उसको पिलाना चाहिए। मतलब 1/10वां हिस्सा उसे खीस की मात्रा पिलानी चाहिए, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर है। इन तीनों पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यार इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खजूर का पेड़ का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो जल्दी से खजूर का पेड़ का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, भारत होता है, इराक होता है, एशिया होता है, फिर अमेरिका होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि खजूर का पेड़ का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, भारत होता है, इराक होता है, एशिया होता है, फिर अमेरिका होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यार अगर बात की जाए खजूर के पेड़ के बारे में, तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, इराक होता है। कौन सा होता है, इराक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे आगे है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से भूरी क्रांति में, पीली क्रांति में, हरित क्रांति में, फिर नीली क्रांति में। जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा कि राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है, भूरी क्रांति में, पीली क्रांति में, हरित क्रांति में, फिर नीली क्रांति में। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए किस क्षेत्र में, तो यहाँ पीली क्रांति में सबसे ज़्यादा किस में है यहाँ कि आपको पता होगा यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिया जाता है सरसों और मस्टर्ड, ठीक है, यानी मस्टर्ड को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो मस्टर्ड किसकी क्रॉप है, यहाँ ऑयल सीड क्रॉप है। इसलिए यहाँ अगर बात की जाए राजस्थान किस क्षेत्र में, तो यहाँ पीली क्रांति में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि जो सरसों है, तो ये सरसों के उत्पादन में क्या है, फर्स्ट स्थान राजस्थान का आता है। और सरसों किस में आती है, ऑयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ऑयल सीड्स से क्या संबंध होता है, तिलहनी फसलों का संबंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से अनार की किस्म कौन सी है, ठीक है। अनार की किस्म आपको बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे ढोलका होती है, तोतापुरी है, NATN होती है, फिर थॉमसन सीडलेस होती है। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से अनार की किस्म कौन सी होती है, ढोलका, तोतापुरी, NATN, थॉमसन सीडलेस। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए।
तो आपको पता होगा यार ढोल का क्या होती है, अनार की किस्म होती है। लेकिन अगर बात की जाए तोतापुरी, तोतापुरी होती है आम की। Na10 की अगर बात की जाए तो ये किसकी होती है, आंवले की होती है। और अगर बात की जाए थॉमसन सीडलेस की, थॉमसन सीडलेस किसकी होती है, अंगूर की होती है। ठीक है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछे अनार की किस्म, तो अनार की तो कौन सी होती है, ढोल का होती है। अगर बात की जाए तोतापुरी, तो तोतापुरी किसकी होती है, आम की होती है। अगर बात की जाए Na10, तो Na10 क्या होती है, आंवले की होती है। अगर बात की जाए थॉमसन सीडलेस, तो थॉमसन सीडलेस किसकी होती है, अंगूर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो कर दीजिए एक लाइक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जर्सी गाय। यार हाँ, जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर आपसे चिकनाई की मात्रा पूछी गई, वसा की मात्रा पूछी गई है। तो जल्दी सुनाइए वसा कितनी होती है जर्सी गाय के दूध में, 3%, 4%, 5% या फिर 6%। जल्दी सुनाइए, राइट आंसर क्या है। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई या फिर वसा का प्रतिशत क्या होता है, 3%, 4%, 5% या फिर 6%। जल्दी सुनाइए, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए जर्सी गाय के दूध में तो कितनी होती है, 5.5 होती है। कितनी होती है, 5.5 होती है। तो राइट आंसर कौन सा है यार, 5%। कितनी होती है यार, अगर बात की जाए जर्सी गाय के दूध में तो इसमें वसा कितनी होती है, इसमें फैट कंटेंट कितना होता है, 5.5, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे खुली पशुशाला में। यार हाँ, खुली पशुशाला में वॉइस फेयर, इसको वर्ड को जरूर ध्यान रखना है। वयस्क भैंस के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है वर्ग फुट में। ठीक है, कितने स्थान की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है वर्ग फुट में। तो जल्दी से बताएं, एक भैंस के लिए। ठीक है, एक भैंस का है वयस्क, तो इसके लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है, 80 से 100 वर्ग फुट, 100 से 100 वर्ग 25 वर्ग फुट, 130 से 150 वर्ग फुट या फिर 160 से 185 वर्ग फुट। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। खुली पशुशाला में वयस्क भैंस के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, 80 से 100 वर्ग फुट, 100 से 100 वर्ग 80 वर्ग फुट, 130 से 150 वर्ग फुट या फिर 160 से 180 वर्ग फुट। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए एक भैंस या एक वयस्क भैंस के बारे में तो कितना होता है यहाँ, 80 से 100 वर्ग फुट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है एक ऑप्शन उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए एक भैंस के लिए तो कितना होता है, 80 से 100 वर्ग फुट। कितना होता है, 80 से 100 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने इसे क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा किस नस्ल की गाय द्विप्रयोजनीय नस्ल है, डबल पर्पज़ के लिए जिससे पाला जाता है, नागौरी होती है, गिर होती है, जर्सी होती है, फिर थारपारकर होती है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो इसे हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि यार हाँ, अगर आपसे पूछता है डबल पर्पज़ के लिए तो कौन सी होती है, थारपारकर होती है। कौन सी होती है, थारपारकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं, अर्थात ये फल जो फल लगते हैं ये कितने समय में लग जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, 4 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने फिर 15 महीने में। जल्दी सुनाएंगे कि पपीते में समय। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है समय के बारे में, तो जल्दी सुनाएंगे कि कितने समय में फल आने लगते हैं, 4 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में, फिर 15 महीने में। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है यार, केला और पपीता लगभग यार केला होता है या फिर पपीता होता है, तो ये दोनों में यार फल कब लग जाते हैं, 11 से 12 मंथ में लग जाते हैं। ठीक है, 11 से 12 मंथ की समथिंग इनमें फल आ जाते हैं। और यहाँ अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है जो अपनी लाइफ साइकिल में, ठीक है, ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो कि अपनी पूर्ण लाइफ साइकिल में एक बार फल देता है, तो कौन सा होता है, केला आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा यार, केला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यार केला एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो कि अपनी संपूर्ण लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्रूट की क्रिया करता है, फल देता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है कि यार पपीते में कितने समय में फल लग जाते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है 12 महीने में। ठीक है, 11 से 12 मंथ मिलता है, 12 महीने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुरूपता, ठीक है, कुरूपता कौन से फल के उत्पादन की एक प्रमुख गंभीर बीमारी होती है। कुरूपता के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी सुनाएंगे कुरूपता किस में देखने को मिलती है, नींबू में, अनार में, फालसा में, फिर आम में। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि कुरूपता कौन से फल के उत्पादन की एक प्रमुख गंभीर बीमारी है, नींबू की, अनार की, फालसा के, फिर आम की। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर बात की जाए कुरूपता के बारे में तो आपको पता होगा ये नींबू, ठीक है, जो सिट्रस फैमिली होती है तो उनमें देखने को मिलती है। कुरूपता किस में देखने को मिलती है, नींबू फैमिली में, अर्थात किसकी है, एक गंभीर बीमारी ये होती है, नींबू की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछता है राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित के लिए मिश्रित शस्य क्रम को क्यों अपनाते हैं, क्या रीज़न है कि वो मिश्रित शस्य क्रम को अपनाते हैं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, वर्षा के जल की ज़्यादा क्षमता प्राप्त करने के लिए, मिश्रित शस्य से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, दक्षता अधिक प्राप्त करने के लिए, या फिर फसल खराब होने की स्थिति में आश्वासन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से कि राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में किसान निम्नलिखित से मिश्रित शस्य क्यों करता है, मिश्रित शस्य क्रम क्यों अपनाता है, इसका रीज़न क्या होता है। वर्षा के जल की ज़्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए, मिश्रित शस्य क्रम से अधिक उपज लेने के लिए, फसल खराब होने की स्थिति में आश्वासन प्राप्त करने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा है मिश्रित सस्य क्रम। तो यहाँ मिश्रित सस्य क्रम का लेने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो मिश्रित सस्य क्रम लेता है वो किसान तो क्या करता है, अधिक उपज प्राप्त करने की सोचता है। किस लिए लेता है यार, हाँ अधिक उपज प्राप्त हो जाए, इसलिए यार हाँ वो मिश्रित सस्य क्रम को अप्लाई करता है, अपनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में कितने कृषि जलवायु खंड है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर लेते हैं। आपको पता होगा जलवायु खंड कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, राजस्थान में तो 10 होते हैं, और अगर बात की जाए भारत की तो भारत में कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी अनार कौन से पशु मूल का उच्चतम, क्या है यार ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अनार नहीं होता है, बल्कि ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से, यानी कौन सा पशु मूल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है कि निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त होता है, अर्थात उच्च प्रोटीन युक्त कौन सा पदार्थ होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन, पशु मूल उच्च प्रोटीन युक्त है, कौन सा पशु मूल उच्च प्रोटीन युक्त है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, मत्स्य चूर्ण, अस्य चूर्ण, बटर मिल्क या फिर दूध। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त भाग होता है या फिर कौन सा पदार्थ होता है, मत्स्य चूर्ण, अस्य चूर्ण, बटर मिल्क या फिर दूध। तो यार अगर बात की जाए उच्च प्रोटीन युक्त तो कौन सा होता है, मत्स्य चूर्ण होता है। कौन सा होता है, मत्स्य चूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस नस्ल के भैंस के सींग दराती नुमा होता है। किस नुमा यार, हाँ दराती नुमा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है दराती नुमा, जल्दी से बताएंगे दराती नुमा किसकी एक मुख्य पहचान होती है, मुख्य कैरेक्टर होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, मुर्रा की होती है, सूरती की होती है, मैसाना की होती है, फिर भदावरी की होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कि ऐसी कौन सी भैंस है जिसके सींग दराती नुमा होते हैं, सिकल शेप के होते हैं, मुर्रा, सूरती, मैसाना या फिर भदावरी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर बात की जाए सिकल शेप या फिर सिंग दराती नुमा, तो दराती नुमा तो किसके होते हैं, सूरती के होते हैं। किसके होते हैं, सूरती के होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जलेबी के आकार के, तो जलेबी आकार किसके होते हैं, मुर्रा भैंस के होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जलेबी आकार के, तो जलेबी आकार के किसके होते हैं, मुर्रा के होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सिंग दराती नुमा सिकल शेप के, तो सिकल शेप के किसके होते हैं, सूरती के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल को एक वर्ष अच्छी तथा एक वर्ष कम उपज की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें यहाँ एक वर्ष तो अच्छी उत्पादन प्राप्त होता है, अच्छी उपज प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी साल उससे उपज प्राप्त नहीं होती है। अब आप समझ हुए हैं ये किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक वर्ष तो फल लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि एक वर्ष तो आपसे उपज प्राप्त हो रही है, लेकिन एक वर्ष आपको उपज प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब क्या है इसका, एकांतर फलन। एकांतर फलन आप जानते होंगे किस में होती है, तो जल्दी से पाएंगे एकांतर फलन समस्या किस में देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन को बस थोड़ा बहुत घुमाया कुछ भी नहीं जाता, उसी क्वेश्चन को यार खान दूसरे टाइम में पूछ लिया जाता है। आप बोलते हो ना ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है, वो कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही ये एकांतर फलन होता है, वैसे ये क्या होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एक वर्ष तो अच्छी उपज देता है लेकिन एक वर्ष नहीं देता है। तो आप समझ सकते हो इजीली यार इसका मतलब क्या है, एकांतर फलन है। तो यहाँ कभी भी क्वेश्चन को घुमाया नहीं जाता, बल्कि उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इस भरोसे मत रहना कि क्वेश्चन में घुमाया गया है, ये क्वेश्चन हार्ड है, कुछ नहीं है। उसको समझने की कोशिश करा करो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक वर्ष अच्छी उपज देता है, एक वर्ष उपज नहीं देता है, मतलब एकांतर फलन। तो ये आपको पता होगा एकांतर फलन समस्या किसकी होती है, आम की होती है। किसकी होती है, आम की होती है, क्योंकि यार इसमें एक साल तो फल लगते हैं लेकिन एक साल फल नहीं लगते हैं, एक साल फल लगते हैं लेकिन एक साल फल नहीं लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे अंगूर के बारे में। तो अंगूर में जो डिस्टेंस रखी जाती है, जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, 5 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर या फिर 6 मीटर की। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी रखी जाती है। इष्टतम दूरी कितनी रखी जाती है, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या फिर 6 मीटर। जल्दी से बताएंगे अंगूर के लिए। तो अंगूर की अगर बात की जाए, अंगूर में जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है वो कितनी होती है, हाँ 3 मीटर होती है। कितनी मीटर के एस्टिमेट की जाती है यहाँ, कि अगर आपसे बताएं अंगूर के बारे में, तो अंगूर में यहाँ 3 मीटर, कितनी यहाँ 3 मीटर का वो जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में, हाँ राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा है क्षेत्र के बारे में, तो ये आपको बताना है यार किस क्षेत्र में खजूर के पेड़, यार खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से लगाए जा सकते हैं। राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्रों में, चंबल का नहरी क्षेत्रों में, फिर मेवाड़ क्षेत्र में। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है, कि खजूर के जो पेड़ होते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं उनको लाभदायक रूप से कहाँ पर ग्रो किया है, उगाया जा सकता है। राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में, बांसवाड़ा का नहरी क्षेत्रों में, चंबल के नहरी क्षेत्रों में, फिर मेवाड़ के क्षेत्रों में। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर बात की जाए खजूर के लिए, तो खजूर को यहाँ नहरी क्षेत्रों में आसानी से लिया जा सकता है। राजस्थान के जो नहरी क्षेत्र है, ठीक है, नहरी जो क्षेत्र है उनके आसपास इनको अच्छे ग्रो किया जाता है, अच्छे से उत्पादन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गन्ने की फसल के लिए। यार हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या है। 125 से 150 किलो, 200 से 225 किलो, 300 से 320 किलो, या फिर 100 से 125 किलो। जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या है कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता कितनी होती है, ज़रूरत कितनी पड़ती है। 125 से 150, 200 से 225, 300 से 320, 100 से 125। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाएगी नाइट्रोजन की, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना दिया जाता है, 125 से 150 दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 125 से 150 दिया जाता है, क्योंकि यार हाँ अगर बात की जाए नाइट्रोजन, तो इससे संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन मात्रा तो कितनी दी जाती है, यहाँ प्रति हेक्टेयर 125 से 150 किलोग्राम दी जाती है। लेकिन इससे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए आप नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हो, ठीक है, मान लीजिए आप जो गन्ने की फसल है इसमें नाइट्रोजन अधिक प्रयोग कर देते हो, तो इससे कौन सा यार जो कौन सा ऐसा इंसेक्ट है, कौन सा ऐसा रोग है जो यहाँ बढ़ जाता है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है, अटैक बढ़ जाता है। तो कौन सा होता है, जल्दी बताएंगे कौन सा इंसेक्ट होता है, जल्दी बताएंगे कौन सा इंसेक्ट होता है, फिर रोग होता है जिससे यहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करने पर उसका प्रकोप बढ़ जाता है, उसका अटैक बढ़ जाता है। तो कौन सा होता है, यहाँ पायरेला होता है, ठीक है। याद रखना, अगर बात की जाए पायरेला की, तो यहाँ पायरेला कब होता है, जब यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा अप्लाई कर दी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए नाइट्रोजन दे देते हैं तो उस समय यहाँ पायरेला का प्रकोप बढ़ जाता है, इसका आक्रमण बढ़ जाता है, जिससे यहाँ होता है जो प्रोडक्शन होता है उसका ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया है, पायरेला हो जाता है, पायरेला से क्या होता है, प्रोडक्शन का लॉस होता है। इसलिए यहाँ नाइट्रोजन को ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि कितना करना चाहिए, 125 से 150 किलोग्राम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे एक बार डाली गई खाद फसल के उत्पादन में कितने दिनों के लिए प्रभावी रहती है। एक बार डाली गई खाद कितने वर्षों के लिए या फिर कितने दिनों के लिए प्रभावी रहती है, आपको बताना है। 2 से 3 सालों के लिए, 4 से 5 सालों के लिए, 1 से 2 सालों के, या फिर 5 साल से अधिक के लिए। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि एक बार डाली गई खाद फसल के उत्पादन में कितने दिनों तक प्रभावी रहती है, इफेक्टिव रहती है। 2 से 3 साल के लिए, 4 से 5 साल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, फिर 5 साल से अधिक। तो यहाँ अगर बात की जाए खाद के बारे में, ठीक है, अगर बात की जाए खाद, तो ये खाद होती है जिसे डाल दिया जाता है, ये 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल तक एक बार अगर हम डाल देते हैं तो उसका प्रभाव यार 2 से 3 साल तक बना रहता है, ठीक है। कितने सालों तक, 1 से यानी 2 से 3 सालों के लिए कितना रहता है यार, हाँ 2 से 3 सालों तक इसका प्रभाव बना रहता है, ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किसके कारण कम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कम के बारे में, तो जल्दी बताएंगे औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है। बलुई मिट्टी से, मौसम निष्ठ परिवर्तन से, कम वर्षा व असमान वितरण से, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। बलुई मिट्टी, मौसम निष्ठ परिवर्तन, कम वर्षा व असमान वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात की जाए कारण, ठीक है, यानी जो फसलों का जो उत्पादन गिर जाता है, कम होता है, इसका कारण ये एक ही होता है, यहाँ कम वर्षा व असमान वितरण। यहाँ पहले तो कम वर्षा होती है राजस्थान में और इसका असमान वितरण होता है, ठीक है। अगर बात की राजस्थान के लिए एक और पॉइंट यार, हाँ कि अगर बात की मान लीजिए किसी भी, यहाँ तो आपसे फसल के बारे में पूछा गया, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण भी यही होता है, हाँ कम वर्षा, ठीक है। यानी जो राजस्थान में फसलों का उत्पादन है ये कम क्यों होता है, क्योंकि यार हाँ जो राजस्थान है तो यहाँ पर कम वर्षा होती है और असमान वितरण होता है। मान लीजिए वर्षा होती भी है तो उसका असमान वितरण होता है। क्या होता है यार, हाँ वर्षा पहले ही कम होती है, उसके अगर होती भी है तो उसका क्या होता है, असमान वितरण होता है। इसी के कारण यार हाँ जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का जो कम होता है, ठीक है। किसान समझ आ गया। तो यहाँ अगर आपसे बताइए एक फसलों का औसत उत्पादन कम क्यों हो जाता है, कम वर्षा व असमान वितरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारतीय गाय की, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है जिसके कान यहाँ पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, ठीक है। कौन से पत्ते जैसे मुड़े रहते हैं, ये एक मुख्य पहचान है, मुख्य कैरेक्टर है। जल्दी सुनाएंगे किस नस्ल के, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, फिर गिर। जल्दी सुनाएंगे कौन सी गाय होती है जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े रहते हैं, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, फिर गाय। तो यहाँ अगर बात की जाए पत्ते जैसे मुड़े तो किसके होते हैं, गिर के होते हैं। गिर गाय होती है तो इसके कान क्या होते हैं, पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो कौन सा होता है, इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं यार। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ व्हाइट लेगहॉर्न जिसके द्वारा यहाँ प्रति वर्ष 240 अंडे दिए जाते हैं, जो कि यहाँ सर्वाधिक होते हैं। 240 अंडे प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जो कि होते हैं सर्वाधिक होते हैं। और अगर बात की जाए व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान तो कौन सा होता है, इटली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फल पर, यहाँ किस फसल पर
पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पाले का सबसे ज़्यादा अटैक पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे पपीता पर, संतरा पर, अनार पर, फिर नींबू पर। जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सोल्व कर लिया है कि सबसे ज़्यादा पाले का प्रभाव किस में देखने को मिलता है, पपीता में, संतरा में, अनार में, फिर नींबू में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव तो किस पर पड़ता है, पपीता पर पड़ता है। इसका हमने रीज़न भी बताया था क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ इसकी जो लीफ होती है क्या होती है, चौड़ी होती है, और जिस फसल की यहाँ लीफ चौड़ी होती है उस पर सबसे ज़्यादा पाले का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है। तो जल्दी से बताएंगे जेली बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, नींबू होता है, टमाटर होता है, अमरूद होते हैं, फिर आंवला होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो आपको ये भी पता होगा यहाँ कि जैम और जेली, ठीक है, जैम और जेली। तो जैम तो किसकी बनती है, सेम की बनती है, और अगर बात कीजिए जेली तो जेली किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। इसके साथ साथ 2 या 3 पॉइंट भी इनसे पूछे जाते हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ जैम तो सबसे बेस्ट किसकी बनती है, सेम की बनती है, जेली बनती है अमरूद की। और जेली का यहाँ मुख्य कंटेंट कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। कौन सा होता है मुख्य कंटेंट, यहाँ पेक्टिन होता है। अगर बात की जाए इनमें से पारदर्शी और अपारदर्शी, या ठीक है, एक और गुण इनमें से पूछा जाता है कि एक होती है जैम, एक होती है जेली, तो इनमें से कौन सा गुण होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना, थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कि जैम की अगर बात की जाए, ठीक है, इनमें पारदर्शिता गुण होता है, एक अपारदर्शी गुण होता है, लेकिन इनमें से पारदर्शी कौन होता है, अपारदर्शी कौन होता है। तो यहाँ अगर बात की जो अच्छी जेली होती है, ठीक है, जो अच्छी जेली होती है वो क्या होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, क्या होती है, जो अच्छी जेली बनती है वो क्या होती है, पारदर्शी होती है। लेकिन अगर बात की जैम, तो जैम क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि जेली क्या होती है, पारदर्शी होती है, जैम क्या होती है, अपारदर्शी होती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। जेली तो सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। जैम सबसे बेस्ट बनता है सेव का। अगर बात की जाए जेली तो इसका मुख्य कंटेंट क्या होता है, पेक्टिन होता है। पेक्टिन सबसे ज़्यादा अमरूद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सर आपसे पूछा है सर्दी के मौसम में फल फसलों पर, यार हाँ, कि सर्दी के मौसम में फल फसलों पर पाले के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग कैसा है, यानी किसका छिड़काव कैसा है, ये आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का 1%, सल्फ्यूरिक अम्ल का 3%, सल्फ्यूरिक अम्ल का 5% है, फिर इनमें से कोई नहीं। ये 1% नहीं बल्कि क्या होता है, 0.1% है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे ये राइट आंसर क्या है। सर्दी में मौसम में, सर्दी के मौसम में फल फसलों को पाले से बचाव करने के लिए किसका छिड़काव किया है और कितनी मात्रा में इसका छिड़काव किया है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 1%, 0.1%, सल्फ्यूरिक अम्ल का 3%, सल्फ्यूरिक अम्ल का 5% है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। पाले से किससे बचाव करोगे, यहाँ अगर बात की जाए किस केमिकल का, तो यार हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सांद्रता इसकी, यार हाँ इसकी मात्रा कितनी अप्लाई करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। यार हाँ इसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा ली जाती है 0.1%। ठीक है, यार हाँ 0.1% इसकी मात्रा को अप्लाई किया है पाले से फसल को बचाने के लिए, पाले से फसल को बचाने के लिए किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ब्रेडर द्वारा बढ़ोतरी, उत्पादित एवं सप्लाई किए गए बीज को किस नाम से जाना है। ठीक है, यार ऐसा कौन सा सीड है जिसे यहाँ ब्रेडर के द्वारा उत्पादन भी ऐसा है और जिसकी सप्लाई भी की जाती है, वो कौन सा सीड होता है। आधार बीज, विश्वास बीज, मूल आधार बीज, या फिर प्रमाणित बीज। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। ब्रेडर द्वारा बढ़ोतरी, उत्पादित तथा सप्लाई की गई बीज को किस नाम से जाना है। आधार बीज के नाम से, विश्वास बीज के नाम से, मूल आधार बीज के नाम से, फिर प्रमाणित बीज के नाम से। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो डायरेक्ट आपको याद है, अगर बात की जाए ब्रेडर द्वारा, तो ब्रेडर द्वारा मूल आधार बीज का उत्पादन भी लिया जाता है और इसकी सप्लाई भी की जाती है। कौन सा होता है यार, मूल आधार बीज। कौन सा होता है, मूल आधार बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाता है, अर्थात किस मेथड से आप अप्लाई करोगे उर्वरक को जिसकी उसकी अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। बिखेर कर, बीज व उर्वरक मिलाकर, ड्रिल के द्वारा, बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा डालना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि ऐसा कौन सा मेथड है। ठीक है, किस मेथड के द्वारा आप उर्वरकों को दोगे जिससे कि यार उसकी अधिकतम दक्षता को प्राप्त किया जा सके। बिखेर कर, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, बीज व उर्वरक को मिलाकर ड्रिल विधि के द्वारा, बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपको अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है उर्वरक की, तो इन्हें यहाँ ड्रिल मशीन के द्वारा डालना चाहिए। ठीक है, बीज और जो उर्वरक होते हैं इन दोनों को आपस में मिलाकर ड्रिल मशीन के द्वारा इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सबसे अधिकतम दक्षता किससे प्राप्त होती है, बीज और उर्वरक को एक साथ मिलाकर ड्रिल मशीन के द्वारा इनका प्रयोग करने से यार इनकी सबसे अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देश के भौगोलिक क्षेत्र में, देश के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया राजस्थान का हिस्सा है, तो यहाँ जल्दी से पाएंगे कि भारत में राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा है। 10%, 15%, 20% या फिर 25%। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ अगर बात की जाए राजस्थान का हिस्सा देश के बारे में तो कितना होता है, 10.41 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 10 पॉइंट होता है, कितना होता है यहाँ 10% होता है, कितना होता है 10.41 होता है, कितना होता है 10.11% होता है। शायद यार ये 41 नहीं होता है, 11% होता है। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आप तो डायरेक्ट यहाँ पर ये याद रखना कि देश के भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पर कितना % हिस्सा होता है यार, 10% होता है। कौन सा होता है,
10% हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और कौन सा उपयुक्त स्थान है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि वह क्षेत्र जिसमें छाया के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्ष होते हैं, वह क्षेत्र जो यहाँ सेम या जलक्रांत स्थिति से मुक्त होता है, वह क्षेत्र जो यहाँ की बहुत अधिक उर्वरक होता है। अर्थात यहाँ नर्सरी के लिए, यहाँ नर्सरी तैयार करने के लिए किस जगह का आप चुनाव करोगे उसमें मुख्य पहचान होनी चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होगा कि आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। वह क्षेत्र जिसमें यहाँ छाया के लिए पर्याप्त वृक्ष होने चाहिए, वह क्षेत्र यहाँ जो जलाक्रांत स्थिति से मुक्त होना चाहिए, वह क्षेत्र जो यहाँ अधिक उर्वरक होना चाहिए। तो किस प्रकार का स्थान को आप चुनाव करोगे? तो यहाँ इन सभी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए नर्सरी तैयार करने के लिए देखो वह स्थान जहाँ पर यहाँ छाया भी होनी चाहिए और यहाँ जलक्रांत स्थिति से मुक्त होना भी चाहिए और बहुत अधिक उर्वरक होना चाहिए। अर्थात यह ये तीनों विशेषता उस स्थान में होगी, तब यहाँ उसके लिए नर्सरी का चुनाव किया जाएगा, उसका नर्सरी के लिए चुनाव किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोहनशाला के, यहाँ दोहनशाला के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य कारण क्या होता है? स्वच्छता क्यों की जाती है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कीटों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, नाशक जीवों को मारने के लिए, फिर विटामिन को नष्ट करने के लिए। जल्दी से बताएंगे कि दोहनशाला में बर्तनों की स्वच्छता क्यों की जाती है, इनका मुख्य कारण क्या होता है? कीटों को मारना होता है, सूक्ष्म जीवों को मारना होता है, नाशक जीवों को मारना होता है, फिर विटामिन को नष्ट करना होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की है बर्तनों की स्वच्छता, तो इनकी बर्तनों की स्वच्छता क्यों की जाती है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ठीक है, कौन सा होता है यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनको मारना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ बर्तनों की स्वच्छता की जाती है, सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, कितना पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है कि 1.8%, 1.5%, 0.8% या फिर 0.3%। जल्दी से पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा पशु के शेड को साफ करने के लिए कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? 1.8% का, 1.5% का, 0.8% या फिर 0.3% का। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की पोटेशियम परमैंगनेट की, तो इसकी मात्रा ली जाती है यहाँ 1.5%। कितनी ली जाती है? 1.5% ली जाती है। कितनी ली जाती है? यहाँ 1.5% ली जाती है। ठीक है, कितनी मात्रा का प्रयोग करते हैं? 1.5% मात्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि पशुओं में जीवाणु के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे पशु पहले होता है रक्त न्यूनता होता है, खुरपा का मुंहपक होता है, फिर गलघोटू रोग होता है। जल्दी से बताएंगे कि पशुओं में ऐसा कौन सा रोग है जो यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए जल्दी से कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है। पशु प्लेग होता है, रक्त न्यूनता होता है, खुरपा का मुंहपक होता है, फिर गलघोटू रोग होता है। जल्दी से बताएंगे बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा होता है। तो यहाँ अगर बात की जाए बैक्टीरिया जनित, तो कौन सा होता है? गलघोटू रोग होता है। कौन सा होता है? गलघोटू रोग होता है, जो कि यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं में, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया पशुओं के आंत में कर्मयुगों को मारने के लिए कितना % कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट की यहाँ पर आपसे पूछा गया है। कॉपर सल्फेट का नीला थोता के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कॉपर सल्फेट होता है, इसे यहाँ नीला थोता के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए जरूर यहाँ कि अगर आपसे कॉपर सल्फेट यहाँ नीला थोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट को ही बोला जाता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? नीला थोता होता है, नीला थोता कॉपर सल्फेट को ही बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आंत में कर्मियों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोता का कितना % यूज करते हैं? 1%, 2%, 3% या फिर 4%। जल्दी सुनेंगे कि कॉपर सल्फेट की मात्रा को कितना अप्लाई करते हैं कर्मियों को मारने के लिए? 1%, 2%, 3% या फिर 4%। जल्दी सुनेंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात कीजिए कॉपर सल्फेट या नीला थोता, तो इसकी भी यहाँ 1% मात्रा ही ली जाती है। कितनी ली जाती है? यहाँ 1% मात्रा। कितनी? 1% मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है एट्राजिन। यहाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि एट्राजिन यहाँ जो शाकनाशी होता है, तो कौन सी फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए सही होता है या सबसे उपयुक्त होता है? कौन सी फसल के लिए होता है ये आपको बताना है। जल्दी बताएंगे कि एट्राजिन शाकनाशी का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है? मक्का में, कपास में, सोयाबीन में, फिर उड़द में। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे एट्राजिन जो शाकनाशी होती है ये सबसे बेस्ट है किस फसल के लिए होता है? मक्का के लिए, कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, फिर उड़द के लिए। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात कीजिए एट्राजिन, तो यहाँ एट्राजिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है ये किसके लिए रहता है? मक्का के लिए रहता है। कौन से लिए रहता है? यहाँ मक्के के लिए रहता है। और यहाँ पर अगर आपको सिमेजिन भी देखने को मिलता है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ सिमेजिन और एट्राजिन। यहाँ सिमेजिन और एट्राजिन ये दोनों ही सबसे बेस्ट किसके लिए होता है? मक्के के लिए होता है। सिमेजिन और एट्राजिन, यहाँ सिमेजिन और एट्राजिन सबसे बेस्ट किसके लिए होता है? मक्का फसल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए सहायता करता है, रोल निभाता है? यार हाँ, जल्दी बताएंगे कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसके द्वारा निभाता है?
नाइट्रोजन के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, फिर पोटेशियम के द्वारा। जल्दी से देंगे कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसके द्वारा निभाता है? नाइट्रोजन के द्वारा, फास्फोरस के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, फिर पोटेशियम के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात की जाए वन ऑफ द ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में, तो कौन निभाता है यार? हाँ, नाइट्रोजन निभाता है। कौन सा निभाता है? नाइट्रोजन निभाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है यार, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी कि जो वन ऑफ द ग्रोथ है, ठीक है, मान लीजिए हम नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हैं तो इससे क्या प्रभाव होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से जो पौधे होते हैं वो उनकी क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं। क्या होते हैं? हरे हो जाते हैं, यानी लंबे समय तक क्या होते हैं, हरे रहते हैं, वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं, अर्थात फसल क्या जल्दी से पक नहीं पाती है, फसल पकने में देरी हो जाती है। डायरेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, फसल पकने में देरी हो जाती है, फसल पकने में देरी हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस ना, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब तक, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।